हरियाणा के मेवाती मुसलमानी जिनको आतंकवादी कहा गया और जिनको क्या क्या नहीं कहा गया, उग्रवादी कहा गया, उन लोगों ने अपनी दरियादिली दिखाई और पंजाब के साथ खड़े हुए। तो ये देश को समझना पड़ेगा कि सरकार जो समझाने की कोशिश कर रही है असल में लोग वो है नहीं। तो क्या पंजाब में बाढ़ के साथ भी नफरत की दीवार भी टूटी है? नहीं, पंजाब में तो नफरत की दीवार कभी थी ही नहीं। अगर नफरत की दीवार होती तो पंजाब में शायद भाजपा की सरकार होती, लेकिन पंजाब के लोगों ने बार बार और हर बार भाजपा को नकारा है, तो पंजाब में नफरत की दीवार नहीं थी। लेकिन पंजाब के माध्यम से सारे देश को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाई हिंदू राष्ट्र एक ढकोसला है, भाई हिंदू को जगाना एक ढकोसला है, नफरत की दीवारें मत खड़ी करो, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो लोग धर्म छोड़कर आपकी मदद को आगे आएंगे। पंजाब में बाढ़ आई, खैर आपदा आना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आपदा आने के बाद सरकारों की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर सोचने का विषय है। देश के लोग पहले जाग गए। देश में एक कम्युनिटी रात दिन छाती ठोक रही थी कि हिंदू जाग जाओ। एक समुदाय, एक अंधभक्त नाम की कम्युनिटी रात दिन इस देश में धर्म की जय करवा रही थे। मैं पूछना चाहता हूँ वो बाबा कहाँ हैं जो रात दिन कह रहे थे कि भाई हिंदू जाग जाओ? मैं पूछ रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं जो कहते हैं कि सरदारों की तलवारों के साए तले हिंदू धर्मों की रक्षा की गई, हिंदू धर्म आज भारत में है तो उसकी वजह सिख है। लेकिन उस सिख के ऊपर जब आफत आई, पंजाब में बाढ़ आई, तो कोई भी हिंदूवादी संगठन खड़ा होने को तैयार नहीं। आरएसएस नाम का संगठन जो तथाकथित तौर पर कहता है कि वो राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है, वो राष्ट्रवादी संगठन है, मगर उसका राष्ट्रवाद पंजाब के नाम पर नज़र नहीं आता। इनका राष्ट्रवाद नज़र आएगा जब देश में कोई कांड हो जाएगा। लोगों की मदद के लिए संगठन आगे नहीं आते। बिहार को पैकेज मिलने से कुछ नहीं होता, घोषणाओं से कुछ नहीं होता। घोषणा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रात दिन कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया था इस देश को, जीडीपी का, है ना, कि 2 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं कोरोना के नाम पर। एक सिंगल मास्क इस देश के लोगों को फ्री दे पाई क्या ये सरकार? जब ये 2 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद कोरोना जैसी महामारी में कहते हैं मैं कोरोना महामारी में 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करता हूँ, मीडिया ने वाहवाही लूटी कि देश के प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा कदम उठा दिया। राष्ट्रीय राहत आपदा कोष होने के बावजूद और उसके बाद पीएम केयर फंड में पैसा बटोरने के बावजूद जब देश का प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ का पैकेज देता है और इस देश के वासियों को 2 रुपये का मास्क फ्री नहीं मिल सकता, तो 2 लाख करोड़ के पैकेज का करेगा क्या इस देश, ये देश के लोग? बिहार के लोग उस पैकेज का करें क्या जिस पैकेज से बिहार में सड़कें नहीं बनती, जिस पैकेज से बिहार में स्कूल नहीं बनते, जिस पैकेज से बिहार में इंटर कॉलेज नहीं बनते, जिस पैकेज से बिहार का विकास नहीं होता, जिस पैकेज के मिलने के बावजूद बिहार का आदमी दिल्ली, मुंबई, आगरा, पटना जाने कहाँ कहाँ कूच कर रहा है। तो उस पैकेज का करे क्या बिहार का व्यक्ति? बिहार का व्यक्ति तो उस पैकेज का फायदा मिल ही नहीं पा रहा है ना। बिहार 1.5 लाख करोड़ का पैकेज किसको मिलेगा? 1.5 लाख करोड़ का पैकेज जीतन राम मांझी की जेब में जाएगा। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज ठीक है भाई नीतीश कुमार की जेब में जाएगा, पप्पू यादव की जेब में जाएगा और बाकी विधायकों की जेब में जाएगा। इसके अलावा जो बचे प्राइवेट सेक्टर होंगे उनकी जेब में भी जाएगा। बिहार का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर का है, लेकिन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बैंड बजी हुई है? बिहार के गया में मगध हॉस्पिटल है, जाके देखो उस हॉस्पिटल के बिस्तरे, उस हॉस्पिटल के बेड चीख चीख कर बता रहे कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया। तो बिहार में भी है, बिल्कुल है, इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में बाढ़ आती है लेकिन कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिहार पंजाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिहार में राजनीति सीधी नहीं होती। बिहार में बाढ़ समस्या नहीं है। बिहार में बिहार के लोगों के लिए बाढ़ उनके जीवन का आधार बन चुका है। भाई पंजाब में आई तो उसको समस्या मान रहे हैं, बिहार में बाढ़ को समस्या माना ही नहीं जा रहा। और ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल है? ये एक शासन व्यवस्था की वजह से पॉसिबल है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा शासन दिया है कि बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया कि ये तो आती है, हम कुछ नहीं कर सकते। पंजाब के लोग कम से कम बाढ़ आने के बाद अपनी समस्या को समस्या मान रहे हैं। हर उस प्रदेश में जहां लोग समस्या को समस्या नहीं मानेंगे उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। राहत पैकेज तो सेलिब्रिटी के द्वारा बिल्कुल दिया जा रहा है, बिहार की तरफ चर्चा ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी जी, क्योंकि हमें अपनी समस्याओं के लिए पहले खुद जागरूक होना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत सारी घटना घटती है। तुम बाढ़ की बात करो, उत्तर प्रदेश में बलात्कार होते हैं, न्यूज़ नहीं आती। उत्तर प्रदेश में डकैती होती है, न्यूज़ नहीं आती। बाढ़ आती है, न्यूज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये हमारे जीवन का आधार है। पंजाब के लोग कम से कम समस्या को समस्या मानते हैं। बिहार के लोग कहते हैं बाढ़ आती है, सरकार क्या करेगी? जब लोगों की मेंटेलिटी, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जब लाइट नहीं आती तो लोग ये कहते हैं अरे यार लाइट आती है, ये बिजली वाले क्या करें, लोड इतना है कॉलोनी में लोड इतना है, कॉलोनी में इतने पंखे चल रहे, इतने एसी चल रहे, कहाँ से सरकार पूर्ति करेगी? जब लोग लोगों को समझाने लग जाएं तो सरकारें काम नहीं करती, सरकारों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। बिहार के लोगों ने, बिहार में समस्या पैदा हुई, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोगों ने बस्ता उठाया, अपना बोरिया उठाया, अपना बिस्तरा उठाया और दिल्ली को चले आए। बिहार में खाने को नहीं मिला, दिल्ली को चले आए। बिहार में रोजगार नहीं मिला, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर चले आए।
तो जब तक बिहार के लोग बिहार को छोड़कर दूसरी जगह पर अपनी सुविधाएं ढूंढेंगे तो बिहार में सुविधा कहाँ से मिलेगी। तो ये तो बिहार के लोगों के जागने का विषय है। आज देश बिहार के लोगों को मौका भी दे रहा है कि कम से कम तुम कान में जूं तो रेंगवाओ, कम से कम सरकार की नींद तो तोड़ो, एक बार नीतीश कुमार का साथ तो छोड़ो, तब तो तुम्हारी नींद टूटेगी। लेकिन बिहार के दे रही है ना, देखिए हाँ, सरकार पैकेज दे रही है, ठीक वैसा ही है कि किसी बीमारी का इलाज देने की बजाय सरकार ये कहती है कि तुम ये खा लो और वो खा लो। बिहार में ठीक कह है। रहे हैं कि 1.5 लाख पैकेज का 1.5 लाख करोड़ का बिल्कुल, बिहार में 1.5 लाख करोड़ का पैकेज, 3,000 करोड़ का पैकेज, 10,000 करोड़ का पैकेज, कई लाख करोड़ का पैकेज कई बार दिया जाता है। नेपाल तो बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर गया इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बिहार के बगल में है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के बगल में पूरी दुनिया में एक मैसेज कन्वे होता है कि जहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ी वहाँ दुर्घटना घटी। एक मैसेज तो ये कन्वे होता है ना। नेपाल ने उस मैसेज पे जोरदार तमाचा मारा है क्योंकि नेपाल में मुसलमान नहीं है। इससे पहले श्रीलंका ने जोरदार तमाचा मारा था, फिर म्यांमार ने भी तमाचा मारा था, ठीक है, बांग्लादेश ने तमाचा मारा था। अभी बांग्लादेश कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में तो चलो मुस्लिमों का एंगल सीधा हो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ नेपाल में किसका एंगल सीधा हो रहा है। नेपाल के अंदर तो मुसलमान नहीं रहते, लेकिन नेपाल में एक आबादी है जो सरकार और नेताओं से परेशान थी। असल में डेमोक्रेसी का मतलब समझा रहा है नेपाल। भारत नेपाल जैसा नहीं हो पाएगा, भारत बांग्लादेश जैसा नहीं हो पाएगा, भारत पाकिस्तान जैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसके अंदर, पहले की सरकारों ने और कांग्रेस की सरकार ने इसमें सेकुलरिज्म की नींव रखी है। और देश विविधताओं का देश है। हमें उत्तर वालों को नहीं पता होता दक्षिण में क्या हो रहा है, पूर्व वालों को नहीं पता होता पश्चिम में क्या हो रहा है। हम सभी एक तरह की भाषा नहीं बोलते, एक तरह का कल्चर नहीं यूज़ करते। कम से कम युवा को इतना जागरूक होना चाहिए कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सके। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है, मगर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था, एक लाइन थी अब्राहम लिंकन ने कही थी वो, कि डेमोक्रेसी 2 शब्दों से आता है, डेमोज एंड क्रेटोज। डेमोज मतलब पब्लिक और क्रेटोज मतलब रूल। पब्लिक का रूल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों का, लोगों से, लोगों के द्वारा। लेकिन आज की चुनी हुई गवर्नमेंट टू द नरेंद्र मोदी, बाय द नरेंद्र मोदी और फॉर द नरेंद्र मोदी हो चली है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तो कैसी कानून व्यवस्था की बात करते हो। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट टू द योगी आदित्यनाथ, बाय द योगी आदित्यनाथ और फॉर द योगी आदित्यनाथ है। अभी हमने देखा कि मिलादुन नबी का जुलूस निकला था उत्तर प्रदेश में, सिर्फ जुलूस थोड़ा सा भटक गया रास्ते से तो पुलिस वालों ने 25-30 लड़कों को पकड़ा और उनके लंगड़ाते हुए वीडियो भी जारी कर दिए। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर यति नरसिम्हानंद सरस्वती नाम का एक उच्चदंड आदमी है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तक को गाली देता है और आतंकवादी कहता है। आज तक उसको लंगड़ाते हुए मैं नहीं देख पाया। ये कैसा प्रशासन है उत्तर प्रदेश का कि देश के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति और इतने बड़े देश को परमाणु और एटॉमिक पावर देने वाले व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी करने के बावजूद यदि नरसिम्हानंद को लंगड़ाते हुए नहीं देख पाते। लेकिन थोड़ा सा रूट डाइवर्ट होने पर लोग लंगड़ाते हैं। हिंसा का समर्थन कर रहे हैं ना, देखिए। मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा, मैं देश के डूबे हुए लोकतंत्र को जगाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोकतंत्र की क्रांति खो चुकी है, उस लोकतंत्र की क्रांति को जगाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को, अगर मेरी बातें आपको उग्र लग रही हैं तो यकीनन आपको भगत सिंह की बातें भी उग्र लगी होंगी, यकीनन आपको भाई राजगुरु की बातें भी उग्र लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें ऐसी लग रही है कि मैं देश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन जितने भी क्रांतिकारी रहे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें से मंगल पांडे सर्वप्रथम है, उनकी बातें भी आपको उग्र लग रही होंगी। जनता द्वारा चुनी हुई जब तक भड़का रहे हैं ना लोगों को। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोर। आपने ऑलरेडी देखा कि चुनाव आयोग कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव आयोग का कैसे पर्दाफाश हो चुका है। ऑलरेडी देश में सब कुछ एक्सपोज है। नहीं है बनारस से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, हु इज टॉकिंग अबाउट दैट, ही वाज विदाउट इलेक्टेड। ठीक, सीधी सी बात है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपने आप बने। और इस देश में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठे, लगातार, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद इस देश की सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिंगल आदमी को भी अगर डेमोक्रेसी में डाउट है तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। तो नेपाल से क्या सीख लेना चाहिए युवाओं के? यहाँ तो SSC वाले का तो बहुत बुरा हाल है। नेपाल से ये सीख लेनी चाहिए कि सरकार की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, सरकारों से सवाल पूछने चाहिए। और जो देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, देश की सरकारों के लिए बहुत बड़ी सीख है। नेपाल के लोगों ने जो सबसे पहला कदम उठाया, जहाँ से झूठ का प्रचार होता, जहाँ से झूठ का संचार होता, वो मीडिया हाउस ही जला दिया। और हमारे देश के लोकतंत्र को डुबोने में एक सबसे बड़ा कदम किसी ने निभाया है, तो देश की मीडिया ने। जिस दिन सवाल इस देश की मीडिया से भी होने लगे और कटघरे में इस देश की मीडिया खड़ी हो और इस देश की मीडिया में ये खौफ आ जाए
कि हम गलत दिखाएंगे तो हमारे साथ गलत होगा। यकीन मानना मीडिया सही दिखाएगा, और मीडिया सही दिखाएगा तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा। चौथा स्तंभ इतनी मजबूती देगा कि लोकतंत्र के हर स्तंभ को मजबूती मिलेगी और लोकतंत्र की सीट पर बैठा कोई भी व्यक्ति तानाशाह नहीं बन पाएगा।